ऑल्टरनेटिंग करंट। प्यार से क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग बोलने में कई बार जैसे गलती करते हैं, अपन बोलते हैं एसी करंट। एसी अपने आप में ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है, तो एसी करंट अगर कोई बोल रहा है ना तो वो गलत बोल रहा है। हालांकि ऐसा प्रचलन, जो प्रचलन है ना वो ऐसा ही है, डीसी करंट, एसी करंट, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, तो अपन लोग गलत टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। हालांकि एसी इज इटसेल्फ ऑल्टरनेटिंग एंड करंट। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट करना। क्या करना? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब डायरेक्शन चेंज करना। तो अगर ऐसे ऐसे आप लोगों की वेव जा रही है तो क्या वो एसी है? ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे वेव जा रही है तो एसी होगा, ये ऐसे एसी नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? डायरेक्शन चेंज। अच्छा, अगर वेव ऐसे जा रही है और डायरेक्शन चेंज कर रही है तो भी एसी है क्या? ये एसी है क्या? क्यों एसी है भाई? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। अच्छा, ऐसे जा रही है, ये भी एसी है। आप एक्सेस यहाँ मान रहे हो बीच में, है ना। तो एसी और नॉन एसी में डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। मान ले वेव ऐसे जा रही है पर एक्सेस ही यहाँ पे है, डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा, तो वो एसी होगा क्या? नहीं होगा। तो सबसे पहले एसी की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, लिखो। लिखाऊं? लिखिए। all those signals which change their direction after a regular interval of time are called alternating signals. ब्रैकेट में लिखिए, द मैग्नीट्यूड may or may not change. द मैग्नीट्यूड may or may not change. मैग्नीट्यूड जो है वो बदल भी सकता है और नहीं भी बदले। आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स, ठीक है। इसके बाद में लिखो, फॉर अ सिग्नल टू बी एसी, फर्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की ही बात करते हैं। एम्पलीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। सेकेंड, डायरेक्शन मस्ट चेंज इन फिक्स्ड इंटरवल्स। ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल बनाऊं तो कैसे कैसे बना सकता हूं भाई? देख, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो सारी दुनिया जानती है, तुमने सुना भी होगा, साइन वेव इन्वर्टर। सुना है कभी? दुकानों पे लिखा रहता है ना, पिक्सेल इन्वर्टर आते हैं, साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं। वो कैसे वेव के होते हैं? इन्वर्टर तो जानते हो, लाइट जाती है तो कौन चलता है? वेरी गुड। तो कभी इन्वर्टर के पास जाके देखना, उस पर लिखा हुआ होता है साइन वेव इन्वर्टर। इन्वर्टर नहीं चलता। अगर तुम्हारे यहाँ जनरेटर लगा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे जैसे घर होते हैं ना, उनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ट्यूबलाइट वगैरह चाहिए होती है ना, ट्यूबलाइट चाहिए, पंखा चाहिए, तो उसमें काम चल जाता है बेटा। हमारे नॉर्मल इंसानों का तो काम चल जाता है। अब तेरे को क्या क्या चाहिए ये तो कह नहीं सकते। अब जैसे मोशन के अंदर अपने को जो रिक्वायर्ड है, अपने को तो एसी भी चलाना है, दुनिया भर की लाइट चलानी है, तो इसको इन्वर्टर से जोड़ेंगे ना तो 2 दिन में, एक तो इन्वर्टर का खर्चा ही बहुत आएगा, इसलिए वी नीड है जनरेटर। जनरेटर में क्या करते हैं? डीजल से चलाते हैं उसको। किससे चलाते हैं जनरेटर? जनरेटर कोई अपने आप थोड़ी ना चलता है। जनरेटर किससे चल रहा होता है? बहुत सारा डीजल डालते हैं, तेल पीता है जनरेटर बहुत, है ना। तो ये कौन सा सिग्नल है बोल? एसी। अच्छा, एसी बोलना मतलब एसी सिग्नल बोलना है ना, गलत होगा। ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? इट कैन बी करंट, इट कैन बी, और इट कैन बी वोल्टेज।
करंट और वोल्टेज दोनों का सिग्नल हो सकता है, तो AC AB बोथ कैन एग्जिस्ट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा करंट ही होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग होगा। समझ गए ना? यहाँ तक अपने जो सोर्सेज होते हैं वो सब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के ही सोर्स होते हैं, हम लोगों को उससे ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है। हमारे घर में क्या आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? हमारे घर में क्या आ रहा है, एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल से हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट बना रहे हैं। ये सच्चाई होती है, समझ गए? तो एवरीथिंग विच यू ड्रॉ इज नॉट AC, इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। क्या बना रहे हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल बना रहे हैं। ये भी क्या है बेटा, AC है। क्या मेरे को ड्राइंग करते हुए देखने में कितना मजा आता है ना तुम्हें? ये तो नहीं कि साथ साथ कर लो, I और V ऐसे मंत्र मुग्ध होके देखते हो ना ड्राइंग, तो कि पता नहीं क्या ही बना रहा है ये, वाह। एम्पलीट्यूड सेम रखो यार इनका, है ना? सेम है ना सबका एम्पलीट्यूड, लग रहा है ना सेम? हाँ, अलग अलग हो गए तो फिर AC नहीं रहेगा वो। और बना लो, ये सब AC है, I और V, कुछ भी हो सकता है। I भी हो सकता है बच्चों, V भी हो सकता है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा हो सकता है। और कोई वेव फॉर्म आपके मन में आ रही है? मेरे मन में तो आ रही है, आपके मन में तो वैसे ही कुछ नहीं आता। सब AC सिग्नल्स, I और V, ठीक है, बहुत है। और क्या, अब इस पे क्या रिसर्च? ऐसा भी AC हो सकता है वैसे, आप चाहो तो। ये सब AC है, ये सब क्या है बेटा, AC। कॉपी देना, कॉपी। अरे लगा हुआ थोड़ी है, उस पर क्या कर रही है? कहाँ गया? वेपराइज हो गया, नागिन का हमला। नहीं अब नहीं आया, अब उसको क्या डर लग गया, अब चुपचाप देखो बैठ गया। अब जब तक तुम जाके उसको जबरदस्ती उंगली ना करो वो कुछ नहीं करेगा। ये सब ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स हैं बेटा। अच्छा, नॉन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स कैसे होंगे? मान लो कोई ऐसा सिग्नल बना दे, ये AC है क्या? ये AC नहीं है ना, I और V। और की ये AC है क्या? नॉट AC। और ये AC है क्या? ये सब AC नहीं है, ठीक है? ऐसे अजीब अजीब से सिग्नल जो है वो AC नहीं होता। जो हमने पहला बनाया ना वो साइन वेव AC है। कैसा वेव AC है? ये असली में आउटपुट होता है किसी जनरेटर का, साइन वेव। सबसे कॉमन यही है।
आउटपुट ऑफ अ जनरेटर टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं सब। यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सेस क्या है सबकी, टाइम। वैसे चिंता मत करना कि सर एक्स तो आपने मार्क ही नहीं किया, कर देता हूँ, चलो तुम लोग फिर बाद में बोलो। ये सब टाइम है, टाइम 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 टाइम। क्या टाइम हो गया? नहीं हुआ। अरे हो गया, चलो लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो। अब इसमें क्या तुम चार चार पेन से डायग्राम बना रहे हो, चलो लिखो जल्दी से, जो बोल रहा हूँ बेटा वो लिखो जल्दी। सिंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ AC produced by an AC generator, since the magnitude and direction of AC produced by an AC generator changes with time, since the magnitude and direction of AC produced by AC generator changes with time, so we find the instantaneous value of such signals. By the help of sine or cos graphs. कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं इनको? साइन और कॉस ग्राफ से। और जो इक्वेशन हम लोग काम में लेते हैं वो जनरली कैसी होगी, इस तरह की, देख, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। समझ रहे हो क्या हो गया? इस तरह की इक्वेशन जो है वो हम लोगों के काम आने वाली है। और क्योंकि ये वाली इक्वेशन काम आएगी तो इसकी एक जनरल फॉर्म निकाल लें। तो जो जनरल फॉर्म हम लोगों ने ऐसे ही लिख ली, वो क्या लिख ली, लेट से I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। SHM याद है? SHM याद है? नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, अभी सब याद आ जाएगा थोड़े दिन में, है ना, डोंट वरी। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। SHM जैसी इक्वेशन आप लोगों को शायद देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इसमें I क्या होती है? नहीं, I होता क्या है, किसी टाइम t पर करंट की वैल्यू। I क्या है? किसी टाइम t पर करंट की वैल्यू। इक्वेशन लिख ली तो फिर लिख लो सबके नाम। I क्या है इसमें, लिख लो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t। किसी टाइम t पर वैल्यू ऑफ करंट। I नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। I नॉट क्या है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसको हम लोग AC में पीक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीक वैल्यू। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद है ना, 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी
ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या फिर 2πf वेयर t इज द टाइम पीरियड। t क्या है बेटा यहाँ पे? टाइम पीरियड। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा पूरा ओमेगा टी क्या होता है? पूरा ओमेगा टी क्या होता है? हाँ कोई एंगल होता है ना, ये ओमेगा टी एक एंगल है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। लिख लो ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? लिख लो इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। और बेटा फाई नॉट इनिशियल फेज। फाई नॉट क्या होता है? इनिशियल फेज आपको AC की वो वैल्यू बताता है जो t इक्वल्स टू 0 पर है। इनिशियल फेज आपको कौन सी वैल्यू बताता है AC की? जो t इक्वल्स टू 0 पर है। अगर फाई नॉट की वैल्यू 0 है ऑलरेडी तो इनिशियली भी 0 ही रहा होगा t इक्वल्स टू 0 पे। जल्दी बोलो। और अगर फाई नॉट की कुछ वैल्यू है तो यहाँ t 0 डालेंगे तो क्या कुछ वैल्यू आएगी? बस वही वाली बात। तो इनिशियल फेज के अंदर लिख लिया आपने। क्या लिखा? इसका नाम इनिशियल फेज है और इसके बारे में क्या लिखा आपने? इट टेल्स अस द वैल्यू ऑफ AC। इट टेल्स अस द वैल्यू ऑफ AC at t equals to 0। at t equals to 0। ठीक है बेटा? अरे समझ में आया कुछ? अब देख, जैसे मान ले तेरे को मैं 3 तरह की इक्वेशन लिख के देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला कि मेरे पास 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन थी मेरे पास में I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और बेटा तीसरी इक्वेशन थी, मान लो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। और मैं बोलूं कि रिप्रेजेंट देम ऑन अ ग्राफ। ये दूसरा है तो इसी पे ध्यान दे रहा है तू? पढ़ाई पे ध्यान दे। सर ये दूसरा है, ये तीसरा है। दे इधर। अरे बस तुम लोग बैठ जाओ। अरे तो बैठ जाओ उधर, मुझे खेलने दो। भाग गया। मेरे शिकार पे हाथ मत मारा करो। क्या बोल रहा है? अब जाने दे, अब शिकार कहाँ जहाँ भी गया उसको जाने दो। हाँ इन तीनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? अरे ग्राफ पे नहीं बना सकते तो मेक इट ऑन अ ग्राफ। कैसे बनेगा बोल? सबसे पहला साइन ओमेगा टी। बोल बोल। 0 से शुरू कर दो। किससे शुरू कर दो? 0 से। अब ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कहाँ से करूं? अरे इसमें इनिशियल फेज 0 है ना यार। इसमें इनिशियल फेज क्या है? फाई नॉट 0। इसमें फाई नॉट 0 है क्या? तो प्लस फाई नॉट है तो क्या बेटा कहीं ऊपर से शुरू होगा? ऐसे बोल ही नहीं रहे। समझ पा रहे हो? कहाँ से शुरू होगा? तो ये आपका सेकंड इक्वेशन के लिए हो गया। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2। और अगर तीसरा भी बनाऊं तो कहाँ से शुरू कर दूं उसको? नीचे से शुरू कर दो तो उसके लिए ऐसा ग्राफ आ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल। हालांकि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन जनरली काम में लेते हैं वो फेजर रिप्रेजेंटेशन होती है। कौन सी होती है? फेजर। लिखो बेटा इसके बाद। ये ग्राफिकल हो गई। ग्राफिकल के बाद में कौन सी रिप्रेजेंटेशन आएगी? फेजर रिप्रेजेंटेशन। अब इन्हीं तीनों को फेजर पे बना सकते हो। इन तीनों को फेजर पे बोलो। इन तीनों को किस पे बनाने को बोला है ना? बना सकते हो।
अच्छा एक चीज बता, सुन, मान ले तेरे पास कोई इक्वेशन लिखी है ऐसे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, मान ले ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अरे बातें बंद यार, एक मिनट। अगर मान ले ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसका फेजर कैसा बनेगा? ये फेजर बोल रहा हूँ बेटा, ग्राफ नहीं बोल रहा। गोला? अरे वो तो फेजर डायग्राम अलग चीज होती है यार, तुम लोग भी बहुत चमत्कारी हो। देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री में इनिशियल फेज कितना है? 30। आपको हमेशा एक रेफरेंस तो मानना पड़ेगा ना, कहाँ से शुरू हो रहे हो। तो हम लोग x इक्वल्स टू, ये जो आपकी x एक्सिस होती है ना, पॉजिटिव x एक्सिस, इसको हम लोग रेफरेंस लाइन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं इसको? अगर फाई नॉट 0 होता है तो ये अपना ये इसी के ऊपर होता, पर आपका फाई नॉट कितना है? 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब कि इसका फेजर जो है वो ऐसा है इसका, और ये एंगल कितना है बेटा? 30। कुछ आया समझ में? ये a हो गई मार्किंग, समझ गए? दिस इज हाउ यू मार्क अ फेजर। अभी मान ले फाई नॉट 0 होता तो आप a इसी लाइन के ऊपर बना देते हैं, 90 होता तो इधर, 180 होता तो इधर। अरे बोलो, अब इसी तरह से मैं बोल रहा हूं इसको बनाओ, तो बोल क्या करेंगे? सबसे पहला कैसा आएगा बता? क्या बेटा x एक्सिस पे आएगा सीधा, ये x एक्सिस पे आ गया सीधा सीधा, ये आपका फेजर खत्म हो गया, फेजर डायग्राम। क्या वैल्यू है बेटा? आई नॉट, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का बोल, क्या बेटा? फाई नॉट एंगल ले लूं, ऊपर बना दूं फाई नॉट लेके, वेरी गुड। ये लो आई नॉट, और ये एंगल कितना? फाई नॉट। ये t इक्वल्स टू 0 की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? t इक्वल्स टू 0। अच्छा वहां क्या बेटा? माइनस फाई नॉट, तो नीचे बना दो। कहाँ बना देता हूं इस बार? नीचे। तो अगर इसको बनाया मैंने, ओए इस बार क्या बेटा ऐसा बन जाएगा? फाई नॉट, ये वैल्यू कितनी? आई नॉट। रेफरेंस आप इसी को मान रहे हो, समझ गए? तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या बनाना चाहते हो। अब ग्राफ के अंदर क्या एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। मैं उन तीनों ग्राफ को अगर मान ले एक साथ बनाता तो कैसे बना पाता? सोच, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो अब बता। उन तीनों ग्राफ्स को अगर मैं एक साथ बनाता तो देखो कुछ अजीब सा ही आता। तीनों अलग अलग से देखो तो ज्यादा दिखेगा। ये एक, दूसरा ऐसे आ रहा था ना ऊपर से, हैं? दो, और तीसरा कहां से आ रहा था? 3। ये एनालाइज करना इजी है क्या? अरे इसमें पॉइंट कहां ढूंढेगा? पागल नहीं हो जाओगे? और इसके अंदर देख, इन तीनों को साथ नहीं बना सकता? बना सकता हूं। एक डायग्राम में कैसे बनाऊंगा? इन तीनों को एक साथ बनाओ। लो भाई, पहले इक्वेशन का ये हो गया, बोलो। दूसरे वाली का ये हो गया, बोलो। बोल ही नहीं रहे। और तीसरे वाले का ये हो गया। अरे कोई बड़ी बात है? अब इसमें साफ साफ सब कुछ पता लग रहा है ना, जल्दी बोल। अच्छा सुन, मान ले तेरे को कोई बोले 1 और 2 को कंपेयर करना है। क्या करना है? 1 और 2 को कंपेयर करना है। और आपसे कोई पूछे कि आगे कौन है और पीछे कौन है। आपसे कोई क्या पूछे? आगे कौन है पीछे कौन है। मतलब एक टर्म होती है बेटा, एक होती है लीडिंग और एक टर्म क्या होती है? लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग। एसएचएम में हालांकि आप लोगों ने सुना होगा ये सब, है ना? आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, लीडिंग लैगिंग। चल कोई बात नहीं, आज सुन ले, पहली बार। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, सुन लो। सुना भी होगा तो वैसे तुम्हें याद नहीं रहता कुछ, ये भी मैं जानता हूं। कभी नहीं सुना? बायो में कहां सुन लिया? किसमें? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। वो जीन्स आगे निकल जाते हैं।
अच्छा हाँ हाँ हाँ, मेरे को पता है वो। अब इधर देखो ये लीडिंग लैगिंग लिखा हुआ है ना। अब ये लीडिंग लैगिंग के क्या मतलब होते हैं? लीडिंग मतलब जो आगे चल रहा है, लैगिंग मतलब जो पीछे चल रहा है। तो अगर हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करें और मान ले 1 से 2 को कंपेयर करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 इज लैगिंग बिहाइंड 2, 1 इज लैगिंग बिहाइंड 2 बाय एन एंगल फाई नॉट। या फिर क्या बोल सकता हूं, 2 इज लीडिंग 1 बाय एन एंगल फाई नॉट, 2 इज लीडिंग 1 बाय एन एंगल। अगर मान ले इस फाई नॉट की वैल्यू 90 डिग्री होती तो मैं बोलता कि 2 जो है वो 1 से 90 डिग्री आगे है, 2 जो है वो 1 से 90 डिग्री आगे है। या क्या बोलता, 1 जो है वो 2 से 90 डिग्री पीछे है। फील आती है? तो वो बोलने का एक तरीका है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये बस बोलने की जो कहानी है ना, ये अपने को पता होनी चाहिए कि 1 लीड कर रहा है कि 2 लीड कर रहा है, या 1 लैग कर रहा है या 2 लैग कर रहा है। लैग करना मतलब पीछे होना, और लीड करना तो आपको पता ही है। ठीक है, नोट कर लो जो भी बताया और इसके बाद में लिखो। लिखे बेटा? अभी यहां भी बोल दिया करो अपने मुखों से। बेटा अगर आपको फेजर में डिफरेंस पता नहीं लग रहा ना, तो एसी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूं। इसके लिए आप थोड़ा सा घर पे जाओ ना, तो एसएचएम पढ़ के देख लेना, इक्वेशन वगैरह जो होती हैं वो सब पढ़ के देख लेना एसएचएम, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी एसी में, है ना? ध्यान से। चलो इसके अंदर लिखो, लिखाऊं? बना लिए ये सब? अरे ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था यार कि इसके अंदर ये बनाने में दिक्कत आती है। तुम ये भी बना रहे हो, और वो भी एकदम ऐसा बना रहे हो, ये यहां से इतना ही गैप होना चाहिए। जब बना ही लिए तो ये भी लिख लो। चलो लिखो, अब लिखवा रहा हूं मैं, लिखो। एनी ऑल्टरनेटिंग सिग्नल can be completely represented by a straight line. Any alternating signal can be completely represented by a straight line. Can be completely represented by a straight line. Bracket में लिखो phasor. The length of which should be, can be represented by a straight line. The length of which should be equal to its peak value. The length of which should be equal to its peak value. The length of which should be equal to its peak value and should rotate with an angular velocity omega. The length of which should be equal to its peak value and should rotate with angular velocity omega, and should rotate with angular velocity omega in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. ठीक है, full stop. आगे लिखो. Initially the phasor should be at an angle. Initially the phasor should be at an angle. Initially the phasor should be at an angle equal to the initial phase, equal to the initial phase from x-axis, equal to the initial phase from x-axis, full stop. Its projection on the y-axis, its projection on the y-axis gives us its instantaneous value.
गिव्स अस इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो आपको क्या देता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। ठीक है, तो सोच इसकी अगर वैल्यू मान ले आई नॉट है, क्या वैल्यू है इसकी, इसकी लेंथ मैंने क्या बोली आई नॉट होनी चाहिए, तो इसके प्रोजेक्शन क्या होंगे, प्रोजेक्शन क्या होता है किसी भी चीज का, उसकी परछाई, प्रोजेक्शन इज अ परछाई। इसकी परछाई जो वाई एक्सिस पे बन रही है वो हमें इसकी वैल्यू दे देगा। मतलब देख इसकी परछाई क्या बेटा ये बनेगी, ये बोल ही नहीं रहे, इसकी वैल्यू क्या होगी आई नॉट साइन फाइन, आई नॉट साइन फाइन नहीं होगी, नजर भी आ रहा है, खत्म। और यही तो अपना आंसर भी था। तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू आई बेटा इस वाली पोजीशन पे, बोल आई नॉट साइन फाई नॉट आई कि नहीं। तो ये आपकी t0 पर जो वैल्यू है वो आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई, t0 वाली वैल्यू। अब किसी और टाइम पे तो फिर ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से क्या हो रहा है, घूम रहा है। तुम अगर बचपन से इसको रिलेट करना चाहो तो सारी चीजें कर सकते हो। याद करो तुम लोगों ने एसएचएम के सुपर पोजीशन पढ़े होंगे, ये तुमने A1 लिया होगा, ये तुमने A2 लिया होगा, इनके बीच का एंगल कुछ फाई लिया होगा, याद आ रहा है। और उसके बाद में तुमने ए नेट की वैल्यू लिखी होगी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A2 2A1 A2 कॉस थीटा, याद आ रहा है ना। तो ये जो सब वैल्यू है ये वही तो है बेटा। यहां भी ऐसे ही जोड़ना है, यहां भी क्या करना है, ऐसे ही करना है। सब सुपर पोजीशन का ही खेल है, सारा खेल किसका बेटा, सुपर पोजीशन। ये तो ऐसे ही बता रहा हूं मैं, अब छापने मत लगा करो तुम लोग सारी चीजें, है ना, सब छापने लगो। अब बोल इसका प्रोजेक्शन है क्या कुछ वाई एक्सिस पे, इसका इसकी वाई पे कोई परछाई बन रही है क्या, नहीं बन रही ना। जिसकी वाई पे कोई परछाई नहीं बन रही तो t0 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, यस और नो। इसकी कोई वैल्यू है भी नहीं t0 पे, इसकी भी और इसकी भी है, इसकी भी परछाई बनेगी ना बेटा। यहाँ पे ये परछाई जो है ये इसकी कौन सी वैल्यू है, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू, ये बात समझनी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये अपने को वैसे ही आता था, बस उसको लैंग्वेज में लिखवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। एडवांटेजेस ऑफ AC लिखाऊं, लिखाऊं, हाँ AC ओवर DC, AC के फायदे। तो सबसे पहला तो ये है कि भाई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, तो लिख लो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ AC इज वेरी लो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ AC इज वेरी लो। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अब जिसकी कॉस्ट कम है अपने को तो बस वही करना होता है, तुम तो यही मान के चलो। जब मैं भी इंजीनियर बना और एक पावर प्लांट के अंदर गया तो वहां पर मेरे को भी यही बताया कि कम पैसे लगने चाहिए, बात खत्म। लॉस हो रहे हैं तो होने दो, लॉस हो रहे हैं तो पैसे कम लगने चाहिए, बिजली तो पहुंच जाएगी, पैसे कम लगने चाहिए। क्योंकि अब अगर हम लोग चाहें कि अपनी लाइन वाइन चेंज कर दें तो अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई का सिस्टम चल रहा है, अमेरिका में 110 वोल्ट का सप्लाई सिस्टम चल रहा है। हम चाहें कि अमेरिकन सिस्टम एकदम से अपना लें तो बेटा उसके लिए अपने को बहुत सारा उधार लेना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक से, समझ गए ना। अपने पास इतने पैसे, वैसे ही अभी इकोनॉमी की हालत खराब है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स होती है ना कि अपन एकदम से सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, लॉसेज होते हैं, होने दो, जो सस्ता पड़ रहा है बस उसको चलने दो, अभी एकदम मजे में रहो चिल मार के, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो सस्ती पड़नी चाहिए। DC जनरेशन जो है वो AC जनरेशन से बहुत महंगा है, HVDC बोलते हैं उसको, हाई वोल्टेज DC, ये सब बहुत महंगा पड़ता है। अपन लोग इसीलिए HVAC काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, HVAC इज हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन। दूसरा AC को अपन क्या बहुत इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस। DC को आप लोग ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसफर नहीं कर सकते, DC इज डायरेक्ट ड्र, AC इज झिंचिक झिंचिक झिंचिक। तो ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत बड़ा होता है। ट्रांसफॉर्मर से अपन लोग उसका पोटेंशियल बढ़ा भी सकते हैं, उसका जो वोल्टेज है उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, है ना, पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी। तो ये जो सब कहानी है ना AC में ही पॉसिबल है, DC में हम लोग नहीं कर पाते ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड
It can be easily transmitted with the help of a transformer. It can be easily transmitted with the help of a transformer. It can be easily transmitted with the help of a transformer with minimum power losses. With minimum power losses. ठीक है. Next, it can easily be converted into DC. 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 B. Easily B. BE. शब्द क्यों खा जाती है बीच में? मैं तो पूरा लिखवाता हूं. खाया मत कर शब्दों को, ऐसा है ना. भूख लगे तो खाना खाया कर. इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ अ, जल्दी बोल, पढ़ लिया तुमने? रेक्टिफायर. हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज. याद है कुछ? हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है, ब्रिज होता है. ठीक है ना. 3 तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं. तो इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड into DC by the help of rectifier. Next, with the help of choke coils, with the help of choke coils, with the help of choke coils, choke, 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 choke. With the help of choke coils, AC can be controlled. AC can be controlled with almost zero power loss. AC can be controlled with almost zero power loss. AC can be controlled with almost zero power loss. But in case of DC, we use a rheostat. But in case of DC, we use a rheostat. याद है ना रियोस्टेट? हाँ, we use a rheostat. We use a rheostat where power loss cannot be zero. Where power loss cannot be zero. समझ गए? इसका सबसे बड़ा पता है डिसएडवांटेज क्या होता है? इससे कैपेसिटर चार्ज नहीं कर सकते. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है इससे. कंटिन्यूअसली चेंजिंग है ना, कैपेसिटर वगैरह इससे चार्ज नहीं कर सकते. डीसी सप्लाई से ही चार्ज होता है. समझ गए? तो बड़ी समस्या है ये अपने आप में. खैर, बाकी और पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में. यार चलो रुक जाओ, एक आध सवाल और कर लेते हैं. एक सवाल कर लो बस, ओनली वन. कर लो एक सवाल. लिखो. एक सवाल. अरे एक सवाल कर. एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक सवाल. एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 100 volts. An alternating voltage has a peak value of 100 volt and frequency 50 hertz. ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 50 हर्ट्ज. पीक वैल्यू कितनी है वोल्टेज की? 100 वोल्ट्स. पहला क्वेश्चन इसमें. टाइम आफ्टर विच वोल्टेज रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन. टाइम आफ्टर विच voltage reverses its direction. Next, plot the equation, comma graph and phasor. Plot the equation, comma graph and phasor at time t. At time t for the above voltage. For the above voltage.
नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज at a phase of 30 degree. Find the value of voltage at a phase of 30 degree. ठीक है. Next, find voltage at t equals to pi by 4. At t equals to नहीं t by 4, pi by 4 नहीं, t by 4, थीटा दे दिया ना. t equals to t by 4. बेटा छोटा t इज इक्वल टू बड़ा t बाय 4 लिखते हैं ना. हाँ ध्यान से. करो. हो गया. पहला पहला क्या कर रहे हैं, सारे करने हैं बेटा. अरे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम तो वैसे ही आ जाएगा. कितना है टाइम? टाइम 1/50 आ गया. अब डायरेक्शन कितनी देर में बदलेगा? t/2 में. साइन वेव है ना. कैसी वेव है बेटा? साइन वेव. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एज अ पीक वैल्यू दिस, फ्रीक्वेंसी दिस. तो टाइम कितना लगेगा? 1/100. दैट्स इट. पॉइंट 0.01 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन बदल लेगा. भाई पीक वैल्यू कितनी दे रखी है? V0 100 वोल्ट्स. ये हो गई 100 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? अच्छा अगर क्वेश्चन में कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो 50 मान लेना. If no frequency is given in the question, then take the frequency to be 50. अपने आप ले लो. अब इसमें कोई इनिशियल फेज वगैरह की बात ही नहीं कर रखी, तो किस पे मानोगे? 0 पे. किस पे मानोगे? तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा? 1/50 सेकेंड्स. जल्दी बोल. अच्छा अब टाइम पीरियड अगर आ गया तो तुझे क्या बताना है पहले पार्ट में? टाइम आफ्टर विच इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन. तो भाई एक साइकिल जो पूरी होती है, एक साइकिल तो भाई ये पूरी हुई ना, एक साइकिल यहाँ पे, यहाँ डायरेक्शन रिवर्स हो गई. ऊपर पूरा पॉजिटिव है, नीचे पूरा कैसा है? तो ये कितना टाइम लगा? t/2 लगा कि नहीं? तो t/2 की वैल्यू निकाल ले. तो रिवर्स कितनी देर में करेगा वो? t/2 में. तो t की वैल्यू क्या आ गई? 1/100 सेकेंड्स या फिर 0.01 सेकेंड्स. आया समझ में? अरे बोल दो. अब देख मैंने इक्वेशन का ग्राफ तो बना ही दिया. इक्वेशन क्या है इसकी? बोल. I इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी. बोल. अबे इक्वेशन यही होगी ना. I नहीं V. V है ना. V पोटेंशियल दिया हुआ है तो V. V इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी. इक्वेशन आ गई. ये इसका ग्राफ आ गया. फेजर, फेजर सीधा सीधा आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ये एक्स एक्सिस के अलाउ. और इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 100. अरे बोल भाई. लेंथ क्या होती है? पीक वैल्यू की जितनी. यही तो पढ़ा अभी हमने. लेंथ कितनी होती है? पीक वैल्यू. तो 100 वोल्ट है ना. किसी टाइम टी पर क्या बेटा ओमेगा से घूम जाएगा, तो किसी टाइम टी पर ऐसे दिखेगा 5 एट टाइम टी, है ना. अगले क्वेश्चन में क्या दिया आपको? Find the value of voltage at phase of 30 degree. 30 डिग्री. तो फाई की वैल्यू 30 पुट कर दे. मतलब ओमेगा टी को क्या पुट करना है? 30. तो कितना हो गया? V इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी. कितना कर दूं बेटा? साइन 30 इज व्हाट? 1/2. तो आंसर कितना आ गया? 50 वोल्ट्स. नहीं आया समझ? हैं? लौट गए बेटा तुम लोग? नहीं लौटे? और फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? t/4 पे वोल्टेज बताना है. ठीक है, तो सब तो आ ही गया अपने पास. इक्वेशन क्या है? V इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा क्या होता है बेटा? 2πf. ओमेगा क्या होता है?
2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे, फ्रीक्वेंसी पता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी 50 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी, टाइम कितना दिया है t बाई 4, t बाई 4 का मतलब 1/50/4 तो 1/200। अरे t बाई 4 मतलब कितना हो गया 1/200। क्या हो गया यार, नहीं आया समझ? 50 से क्या बेटा 4 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, साइन पाई बाई 2 क्या 1, पाई बाई 2 ही तो बचा, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो साइन 91 हो गया। हमारे पास कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया भाई। पीक वैल्यू आ रही है बेटा, कैसी वैल्यू आ रही है, पीक वैल्यू ही आ रही है। कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे मतलब कितने टाइम पे, अब वैसे भी सोच t/4 पे पीक वैल्यू ही आनी चाहिए। जल्दी बोल, यहाँ क्या था, तो t/4 तो यहाँ होगा, बोलो, फिर यहाँ पर क्या होगा 3t/4, तो 3t/4 पे भी पीक वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी 0, तो t/2 और t पे वैल्यू क्या आएगी 0, t/2 और t पर वैल्यू क्या आएगी t/4 पर, मतलब t/4 3t/4 पर पीक वैल्यू। t/2 के ऊपर हो सकता है, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, हो सकता है नीचे से ऐसे डालो तो द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। हम ऐसे डिफाइन नहीं करते कि पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी, हम बस ये बोलते हैं कि t/4 और 3t/4 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा और t/2 और t पे हमें मिनिमम मिलेगा। बात समझ आ गई? चलो फ्री हो जाओ।